बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 43 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको मेमोरी के बारे में, स्पेशल मेमोरी के बारे में बताया था और उसकी दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी, एक फीफो और एक लीफो। फीफो मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें जो इनपुट सबसे पहले हम राइट करते हैं वही हम सबसे पहले रीड करते हैं। यहाँ पे अब हम लीफो को पढ़ने जा रहे हैं, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पे इन का मतलब है राइट करना, आउट का मतलब है रीड करना। लास्ट का मतलब है यानी लास्ट इन का मतलब है यानी सबसे जो वैल्यू आप सबसे लास्ट पे राइट करोगे ना, फर्स्ट आउट का मतलब है वो आप सबसे पहले वो ही वैल्यू जो है वो रीड करोगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक प्लेट की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे वही सेम एग्जांपल सर ने यहाँ पे दी हुई है प्लेट्स की। कि जैसे आप घर के अंदर मान लो 5 प्लेट्स हैं, तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले फर्स्ट प्लेट नीचे रखते हो, फिर उसके ऊपर आपने सेकंड प्लेट रखी, फिर उसके ऊपर आपने थर्ड प्लेट रखी, फिर आपने फोर्थ प्लेट रखी और उसके ऊपर आपने फिफ्थ प्लेट रखी। अब आपने प्लेट रख दी। अब जब आप प्लेट उठाओगे तो कौन सी प्लेट इनमें से सबसे पहले उठाओगे? क्या सबसे नीचे वाली या सबसे ऊपर वाली? यकीनन सबसे ऊपर वाली, क्योंकि अगर आप सबसे नीचे वाली प्लेट सबसे पहले उठाओगे तो क्या होगा, ऊपर वाली प्लेट गिर के टूट जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हमने जो प्लेट सबसे ऊपर रखी हुई है इसको सबसे पहले पिक करेंगे, उठाएंगे। तो दोस्तों मुझे ये बताएं, ये जो सबसे ऊपर प्लेट पड़ी हुई है ये आपने सबसे आखिर पे रखी थी या सबसे पहले रखी थी? सबसे आखिर पे रखी थी, क्योंकि ये जो सबसे लास्ट वाली प्लेट है ना ये हमने सबसे पहले रखी थी। ये फर्स्ट पे हमने ये रखी, फिर सेकंड पे ये, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी सबसे लास्ट पे हमने जो है वो ऊपर वाली प्लेट रखी थी। और उस जो सबसे लास्ट पे रखी थी उसी को हम सबसे पहले उठा रहे हैं, पिक कर रहे हैं। लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेट्स हम जिस तरतीब से रख रहे हैं और जिस तरतीब से उठा रहे हैं, ये सेम लीफो के रोल पर काम कर रहा है। कि मतलब जो प्लेट्स हमने सबसे लास्ट पे रखी थी वही हम सबसे पहले उठा रहे हैं, और जो सबसे सबसे पहले हमने प्लेट रखी थी उसको हम सबसे आखिर पे उठाएंगे। तो इन प्लेयर्स की एग्जांपल के साथ आपको लीफो के रूल की समझ आ गई होगी। अब सेम दोस्तों ये लीफो का रूल मेमोरी के अंदर भी ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे हमने लीफो का जो रूल है उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर्स के। हमने यहाँ पे 5 तरह के रजिस्टर यूज़ किए हुए हैं और हर रजिस्टर के अंदर जो है 8 बिट का डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है। और यहाँ पे टोटल 5 शिफ्ट रजिस्टर्स हैं। इसका मतलब है यहाँ पे अगर एक रजिस्टर के अंदर 8 बिट स्टोर हो रही है तो इसका मतलब 1 बाइट का डाटा एक रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जा रहा है। 1 बाइट, क्योंकि आपको पता है ना 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। तो इसका मतलब है एक रजिस्टर के अंदर अगर 1 बाइट स्टोर हो रही है तो टोटल कितने रजिस्टर्स हैं? 5 रजिस्टर्स हैं। तो मतलब 1 बाइट इसमें, 1 बाइट इसमें, 1 बाइट इसमें, 1 बाइट इसमें और 1 बाइट इसमें, मतलब टोटल इन पाँचों रजिस्टर्स में मिलाकर जो है 5 बाइट्स जो हैं वो स्टोर हो रही हैं। या आप इस तरह से कह सकते हो इनमें टोटल मिलाकर 50 बिट्स जो हैं वो, सॉरी 50 नहीं, 1 बाइट के अंदर एक 8 बिट्स होती हैं, तो 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, मतलब 40 बिट्स। 8 को मल्टीप्लाई करोगे किसी के साथ? 5 के साथ, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं और टोटल कितने रजिस्टर्स हैं? 5 हैं। तो 8 इंटू 5 इक्वल टू 40, यानी 40 बिट्स का डाटा जो है वो आप इन 5 शिफ्ट रजिस्टर्स के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब दोस्तों ये स्टोर किस तरह से होगा? ये स्टोर इस तरह से होगा कि सबसे पहले जो आप वैल्यू एंटर करोगे ना, मतलब जो सबसे पहली बाइट स्टोर करोगे वो आप इस फर्स्ट रजिस्टर के अंदर स्टोर करोगे। मान लो आपने पहला डाटा स्टोर किया 1 0 0 1 1 0 0 1। ये आपने पहली अपनी इन्फॉर्मेशन, मतलब पहली अपना जो डाटा था उसको स्टोर कर दिया अपने फर्स्ट रजिस्टर के अंदर। अब अगर आप इसमें नेक्स्ट अब दूसरा डाटा स्टोर करने की कोशिश करोगे ना तो क्या होगा बोला, ये जो पहले रजिस्टर में जो पहले से डाटा पड़ा हुआ ना, ये डाटा सेम एज इट इज नीचे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो कि ये शिफ्ट रजिस्टर है और ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये शो कर रहे हैं कि ये जो ऊपर वाले रजिस्टर का डाटा ये नीचे भी आ सकता है और नीचे वाले रजिस्टर का डाटा ऊपर भी जा सकता है। ये आप देख सकते हो डबल एरो लगा हुआ है। तो दोस्तों क्या होगा, जब आप नया कोई डाटा इस फर्स्ट रजिस्टर के अंदर स्टोर करने की कोशिश करोगे तो जो इसमें पहले से डाटा पड़ा हुआ है ये ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से 1 0 0 1 1 0 0 और 1। तो ऊपर वाला डाटा देखिए नीचे शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, जो ऊपर वाला डाटा है, जो ऊपर वाला डाटा था वो रिमूव हो गया और उसकी जगह पे नया डाटा आगे स्टोर हो जाएगा। मतलब इस तरह से मान लो उसकी जगह नया डाटा आया 1 1 1 1 0 0 0 और 0, इस तरह से। अब नेक्स्ट मान लो कि जब फिर नया डाटा आएगा तो फिर क्या होगा, ये जो सेकंड रजिस्टर में डाटा पड़ा हुआ है ये ऑटोमेटिक नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब थर्ड रजिस्टर में। और जो फर्स्ट रजिस्टर में डाटा है वो इस सेकंड रजिस्टर में शिफ्ट हो जाएगा और जो पीछे से नया डाटा आएगा वो इस फर्स्ट रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर जब नया डाटा आएगा तो क्या होगा कि ये जो थर्ड रजिस्टर में डाटा पड़ा होगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फोर्थ रजिस्टर के अंदर। जो आपके इस थर्ड सेकंड रजिस्टर में डाटा पड़ा हुआ था वो नीचे इस थर्ड में शिफ्ट हो जाएगा और जो फर्स्ट में पड़ा हुआ था वो नीचे इस सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा और जो नया डाटा आएगा वो इस फर्स्ट रजिस्टर में आके स्टोर हो जाएगा।
तो मतलब जो भी आप डाटा एंटर करते जाओगे ना इस शिफ्ट रजिस्टर के अंदर, वो आपके टॉप के ऊपर मतलब फर्स्ट रजिस्टर में एंटर हुआ करेगा, और जो पीछे रिमेनिंग डाटा होगा वो ऑटोमेटिक नीचे नीचे शिफ्ट होता रहेगा। दोस्तों जब आप और ये काम हम क्यों करते हैं, लीफ होगा रूल हम दोस्तों करते हैं स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए। किसको इंप्लीमेंट करने के लिए? स्टैक तो आपने पढ़ा ही होगा, स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लीफ होगा रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो लीफ होगा रूल है ये बेसिकली स्टैक की इंप्लीमेंटेशन के लिए किया जाता है। जब दोस्तों आप स्टैक में वैल्यू एंटर करते हो तो उसको हम कहते हैं हम वैल्यू पुश कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुश, इसको कहते हैं पुश करना, कि वैल्यू पुश की जा रही है। और जब आप वैल्यू और पुश को आप यहाँ पे राइट का नाम दे सकते हो, यानी डेटा आप क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो ना, स्टैक के अंदर डाटा आप क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो वन बाय वन। तो ये जो आप डाटा राइट कर रहे हो ना इसको हम कहते हैं पुश करना। और जब दोस्तों आप डाटा रीड करते हो ना स्टैक में से तो उसको हम कहते हैं हम डाटा पॉप कर रहे हैं, हम डाटा क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं। मतलब रीडिंग को हम पॉप कहते हैं और राइटिंग को हम स्टैक के अंदर पुश कहते हैं। अब ये रीड कैसे होगा दोस्तों, रीड इस तरह से होगा कि जो डाटा आपने सबसे लास्ट पे रखा है, और जो सबसे लास्ट पे अपने डाटा अभी अभी जो सबसे लास्ट पे डाटा रखा होगा वो किसमें पड़ा हुआ है, इस फर्स्ट रजिस्टर के अंदर। तो लिहाजा हम जब डाटा रीड करेंगे तो सबसे पहले इस फर्स्ट रजिस्टर का डाटा रीड करेंगे। फिर उसके बाद जब ये फर्स्ट रजिस्टर का डाटा रीड हो जाएगा ना तो फिर जो इससे नीचे नीचे डाटा ना ये ऑटोमेटिक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये ऊपर वाले रजिस्टर में। मतलब जब आप डाटा राइट करते हो तो डाटा नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, और जब आप डाटा रीड करोगे तो ऑटोमेटिक नीचे वाला डाटा जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। और क्या होगा होगा जैसे ऊपर शिफ्ट होगा तो हम फ़ौरन से ऊपर वाला डाटा जो है वो रीड कर लेंगे, फिर नीचे वाला डाटा ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसको रीड कर लेंगे। फिर इस तरह जो है जो भी सबसे लास्ट पे डाटा एंटर किया होगा वो सबसे हम फर्स्ट पे रीड करते जाएंगे। तो ये दोस्तों लीफ होगा रूल है। अब ये था शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया। अगर दोस्तों आपने मेन मेमोरी के थ्रू करना हो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर फीफो के रूल के थ्रू समझाया था कि आप अपनी मेन मेमोरी के अंदर कोई स्पेसिफिक एरिया जो है वो रिजर्व करवा सकते हो, किसके लिए, अपनी फीफो के रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऐसे ही अगर दोस्तों आपने लीफो का रूल इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए आप अपनी ये जो मेन मेमोरी है इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एरिया जो है उसको रिजर्व करवा सकते हो। अब ये आपकी एक मेमोरी है जिसमें ये डिफरेंट लोकेशन है, 0 1 2 3 4, ये डिफरेंट लोकेशन है। अब दोस्तों हम डाटा इसमें राइट कैसे करते हैं, यानी डाटा पुश कैसे करते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि दोस्तों ये जो हमारा स्टैक पॉइंटर है ना, ये स्टैक पॉइंटर स्टार्टिंग के ऊपर ना इस जीरो वाली पोजीशन को के ऊपर खड़ा खड़ा होता है, मतलब इसको पॉइंट आउट कर रहा होता है। ठीक है, जब आपका ये जो मेन मेमोरी जिसके अंदर हमने ये जो एरिया रिजर्व करवाया है अपने डाटा स्टोर करने के लिए, इस एरिया के अंदर जब कोई भी वैल्यू अभी हमने एंटर नहीं करते, मतलब कोई भी वैल्यू जब राइट नहीं करते, तो हमारा ये जो स्टैक पॉइंटर है ना ये यहाँ पे जीरो वाली पोजीशन पे खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही हम जीरो वाली पोजीशन पे कोई वैल्यू एंटर करते हैं ना तो फ़ौरन से हमारा ये जो स्टैक पॉइंटर है ना यहाँ यहाँ से कट ऑफ होके जो है ना आपका पॉइंटर जो है इस सेकंड पोजीशन को पॉइंट करना शुरू कर देता है। तो हम डाटा फिर देखें यहाँ पे राइट किया, जैसे डाटा राइट किया तो फिर यहाँ से कनेक्शन कट ऑफ हुआ, तो ये जो पॉइंटर है ये ऑटोमेटिक ऊपर वाली पोजीशन को जो है पॉइंट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ फिर हमने नया डाटा स्टोर किया, फिर ये यहाँ से कट ऑफ हुआ और इसने ऊपर जो है इस पोजीशन को पॉइंट करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये दोस्तों ये है कि जब आप डाटा पुश करते हो ना तो आपका जो ये जो स्टैक पॉइंटर है ना ये एक-एक स्टेप ऊपर चला जाता है। एक-एक स्टेप क्या करता है, ऊपर जाता रहता है। और जब आप डाटा रीड करना शुरू करते हो, अब देखो जो आपने सबसे लास्ट में वैल्यू एंटर की राइट किया वो कौन सी है, ये 8 है। और ये जो आपका स्टैक पॉइंटर है ये बेसिकली यहाँ पे खड़ा था। ठीक है, यहाँ पे खड़ा था ना लास्ट टाइम, तो यहाँ पे जो खड़ा था यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू एंटर की है, यानी राइट किया सबसे लास्ट वाली। तो जब आप डाटा रीड करोगे ना तो हमारा स्टैक पॉइंटर जिस भी पोजीशन पे खड़ा होगा ना हम उस डाटा को पहले रीड करेंगे। जब ये डाटा रीड हो जाएगा तो उसके बाद जब डाटा एकदम ये रीड होने का मतलब ये है कि यहाँ पे डाटा पॉप हो गया। तो ये डाटा जैसे ही रीड हुआ उसके बाद क्या होगा, ये स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिक नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से डाटा रीड होगा फिर ऑटोमेटिक फिर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये डाटा रीड होगा फिर ऑटोमेटिक नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों सिंपली ये है कि जब आप अपनी मेन मेमोरी के अंदर कोई स्पेसिफिक एरिया रिजर्व करवाते हो अपने स्टैक की इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, मतलब लीफो के रूल को फॉलो करने के लिए, तो वहाँ पे आपका एक स्टैक पॉइंटर होता है जो स्टार्टिंग के ऊपर आपकी इस जीरो पोजीशन को पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप डाटा जो है राइट करते रहते हो तो आपका ये जो स्टैक पॉइंटर है ये एक एक स्टेप ऐसे ऊपर जाता रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप डाटा रीड करते हो ना तो फिर ये एक एक स्टेप ऐसे नीचे आता है। तो मतलब डाटा राइट करते हो जब आप तो ये एक स्टेप ऊपर जाता है, और जब डाटा रीड करते हो तो एक एक स्टेप नीचे आता है। और डाटा राइट करने को हम पुश कहते हैं और डाटा रीड करने को हम पॉप कहते हैं। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है मेमोरी एक्सपेंशन। अब दोस्तों मेमोरी एक्सपेंशन का यहाँ पे क्या मतलब है, तो ये आप डिटेल खुद पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ कि मेमोरी एक्सपेंशन का क्या मतलब है। मान लो दोस्तों आपके आपके कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है। मतलब मान लो अगर आपकी मेमोरी के अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 156 बिट्स का डाटा स्टोर हो रहा है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर मान लो आपकी रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा है वो 156 बिट्स स्टोर हो रही हैं। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम यानी जो एप्लीकेशन हमने रन करनी है
उस एप्लीकेशन को ज़्यादा डाटा स्टोर करना है, मतलब 156 बिट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करनी है अपने आप को रन करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी इस मेमोरी का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपेंशन का मतलब बेसिकली ये है एक्सपैंड करना, ठीक है? तो हम दोस्तों, अगर हमारा एक ऐसा प्रोग्राम जो जिसकी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो हमारी इस मेमोरी में फुल नहीं हो रही, मतलब इस मेमोरी के अंदर कंप्लीट स्टोर नहीं हो रही, तो उसके लिए हम अपनी इस मेमोरी को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। अब इंक्रीज़ करने के दोस्तों दो मेथड हैं। या तो आप अपनी इस मेमोरी के साथ इस तरह उसके कॉलम बढ़ा लो। अगर फ़र्ज़ करो आपकी मेमोरी के अंदर जो रोज़ हैं, ईच रो के अंदर 4 कॉलम हैं, तो आप क्या करो, पहला तरीका ये है कि ईच रो के अंदर 4 कॉलम की बजाय 8 कॉलम कर लो। कितने कॉलम कर लो? 8 कॉलम कर लो। तो एक तरीका तो ये हो गया कि या तो आप अपनी मेमोरी की ईच रो के अंदर जो कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स को इंक्रीज़ कर लो, मतलब बढ़ा लो। या दूसरा तरीका ये है कि आपकी जो रैम के अंदर, या सॉरी रैम कह रहा हूँ, मेमोरी, जो आपकी मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर अगर नंबर ऑफ रोज़ 5 हैं, तो आप उसकी नंबर ऑफ रोज़ इंक्रीज़ कर दो। आप उसकी नंबर ऑफ रोज़ इंक्रीज़ कर दो। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं कि या तो आप ईच रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम जो है मेमोरी के इंक्रीज़ कर दो, ये पहला मेथड हो गया। या दूसरा मेथड ये है कि आप अपनी मेमोरी के अंदर जो नंबर ऑफ रोज़ हैं उनको इंक्रीज़ कर दो, तो फिर भी आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर सकते हो। तो यही चीज़ है दोस्तों मेमोरी एक्सपेंशन, मतलब मेमोरी को एक्सपैंड करना। और ये मेमोरी एक्सपैंड कब हम करते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा हाई जो साइज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, या ज़्यादा हाई साइज़ की जो है एप्लीकेशंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करना होता है, और वो हमारी मेमोरी से ज़्यादा हाई उनका जो है साइज़ होता है, या ज़्यादा हाई उनके जो है वो जो है ना वो इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, उसके बाद अब जो ऊपर हमने तरीका पढ़ा ना, कि 2 तरीके पढ़े हैं कि मेमोरी को एक्सपेंशन करने के, मतलब मेमोरी को एक्सपैंड करने के, ये दोनों तरीके अब हम नेक्स्ट आगे डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक छोटा-सा टॉपिक है जिसका नाम है मेमोरी मैप। मेमोरी मैप का दोस्तों मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर, या फिर किसी भी डिवाइस के अंदर जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी के अंदर एक मैप होता है, मतलब उसके अंदर एक स्पेसिफिक जो है ना वो एरियाज़ होते हैं जो हर किसी को अलॉट किए जाते हैं। तो वही मैप यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये आप देख सकते हो, ये एक मेमोरी मैप है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहला जो एड्रेस है मेमोरी का वो है जी 00000H। यहाँ पे दोस्तों ये जो H है ये बेसिकली हेक्साडेसिमल को शो कर रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी के हर एड्रेस, जो मेमोरी का जिस भी लोकेशन का एड्रेस होता है ना, वो बेसिकली उसकी जो एड्रेस होता है ना वो हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर होता है। वो कभी भी बाइनरी के अंदर या डेसिमल के अंदर नहीं होता, बल्कि आपकी मेमोरी की हर लोकेशन का जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल के अंदर होता है। यही वजह, यहाँ पे हर एड्रेस के साथ एच लगा हुआ है जो कि हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी वजह से अगर आप गौर करो, हेक्साडेसिमल के सिंबल से पहले यहाँ पे हर एड्रेस के अंदर कितनी बिट्स हैं, यहाँ पे सॉरी बिट्स कितनी है, वैल्यू कितनी है, 5 जो है डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं हर एड्रेस के अंदर। अगर आप गौर करो तो 5 डिजिट्स हैं। और आपको पता है दोस्तों, हेक्साडेसिमल का जो एक सिंगल डिजिट होता है उसमें 4 बिट्स होती हैं। कितनी बिट्स होती हैं? 4 बिट्स होती हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 5। तो 5 को अगर मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, जो आप बता 20, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी की हर लोकेशन का जो एड्रेस है हेक्साडेसिमल का, वो एड्रेस जो है 20 बिट्स का है। कितने बिट्स का है? 20 बिट्स का है। और अगर दोस्तों आपकी मेमोरी की हर जो लोकेशन है उसका एड्रेस 20 अगर बिट्स का हो, तो वो तकरीबन 1 मेगाबाइट्स मेमोरी स्पेस जो है वो कवर करता है। कितनी मेमोरी स्पेस? 1 मेगाबाइट मेमोरी को जो है कवर करता है। कब? जब आपकी हर लोकेशन का जो एड्रेस है वो 20 बिट्स का हो, मतलब 20 बिट्स मीन 5 डिजिट्स का हो। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि वो आपको मेमोरी मैप दिखा रहा है कि हमारे पास ना मेमोरी के मैप्स के अंदर डिफरेंट तरह की हमने मेमोरीज, डिफरेंट तरह के जो मेमोरीज टाइप्स हैं ना उनको अलॉट की होती है। जैसे यहाँ पे देखो, जो पहला लोकेशन है वो हमने रोम को अलॉट की हुई है, कि मतलब यहाँ पे एड्रेस जो है 0000H, उसके ऊपर जो वो एड्रेस जो है वो हमने रोम को अलॉट किया हुआ है। उसके बाद फिर हमने बताया कि हमारे पास जो दूसरा एड्रेस है 10000H, ये जो है वो हमने अपनी डाटा रैम को जो है वो अलॉट किया हुआ है। उसके बाद फिर हमने बताया कि हमारे पास ये जो लोकेशन है ना 2000H, ये बेसिकली हमने अपने प्रोग्राम रैम को जो है अलॉट किया हुआ है। ऐसे ही हमने बताया कि यहाँ पे ये जो हमारे पास एड्रेस है ना F000H, ये हमने अपनी स्टैक रैम को जो है वो अलॉट किया होता है। इस तरह दोस्तों हमने अपनी डिफरेंट लोकेशन, मेमोरी के अंदर डिफरेंट लोकेशन जो है, डिफरेंट तरह की जो चीज़ों को जो है वो अलॉट की होती है, डिफरेंट तरह की मेमोरीज़ को जो है वो अलॉट की होती है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ ना वीकेंट, ये वीकेंट का मतलब बेसिकली ये है कि ये बेसिकली अभी फ़िलहाल के लिए एम्प्टी है, इसको आप मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हो। मतलब इसको आप, ये जो लोकेशन है ना, इनको आप अपनी मेमोरी को एक्सपैंड करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। इन लोकेशंस को अपनी मेमोरी को एक्सपैंड करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकती हो। तो ये बेसिकली वो लोकेशंस हैं, ठीक है? जिनको आप एक्सपैंडिंग के लिए यूज़ करोगे। तो ये दोस्तों आपका 1 मेगाबाइट का जो है मेमोरी मैप दिखाया गया है।
उसकी वजह से अब आ जाता है हमारे पास एक्सपेंडिंग डाटा यूनिट साइज़। अब ये जो एक्सपेंडिंग डाटा यूनिट साइज़ है ना, ये बेसिकली वो टॉपिक है जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से अपनी मेमोरी के ईच रो के कॉलम्स को इंक्रीज़ करते हैं। किसको? कॉलम्स को। दोस्तों अगर आपने अपनी मेमोरी के जो ईच रो है, उस ईच रो के अंदर जो कॉलम्स हैं उनको अगर इंक्रीज़ करना हो, तो उसके लिए हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेंडिंग डाटा यूनिट साइज़। तो यूनिट साइज़ का मतलब ये है कि रो के अंदर जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उनको इंक्रीज़ करना। ठीक है? तो वो कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें एक डायग्राम से शो किया गया है। तो ये दोस्तों आपको आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी। इस डायग्राम के अंदर ये देखें, ये आपकी फर्स्ट रैम है और ये आपकी सेकंड रैम है। अब फर्स्ट रैम के अंदर लिखा हुआ है 4K बाइट। 4K का मतलब दोस्तों ये है 4000 रोज़ के, मतलब इस रैम के अंदर 4000 जो है वो कितने रोज़ हैं, ठीक है? और बाइट का मतलब ये है कि इसमें बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 8, यानी इसमें जो है टोटल 8 कॉलम्स हैं। ऐसे ये भी एक दूसरी रैम है जिसके अंदर 4K का मतलब ये है कि इसमें 4000 रोज़ हैं और बाइट का मतलब है इसमें ईच रो के अंदर 8 जो है वो कॉलम्स हैं। तो दोस्तों ये देखो, जब हम इन दोनों रैम को आपस में मिला देंगे तो कितने हो जाएगा टोटल? यानी 8 सेल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने इनको आपस में इस तरह से मिलाना है कि इनकी रोज़ 4000 ही रहें, मतलब रो इसकी भी 4000 है, उसकी भी 4000 है, तो रोज़ 4000 ही रहेंगी। लेकिन इन दोनों के कॉलम आपस में मर्ज होके कॉलम इंक्रीज़ हो जाएंगे, मतलब 8 कॉलम इसके पास हैं, 8 कॉलम इसके पास हैं, तो टोटल कितने कॉलम्स हो जाएंगे? जब इन दोनों रोज़ को आपस में दोनों रैम्स को आपस में मिलाएँगे, तो इसके 8 कॉलम्स और इसके 8 कॉलम्स आपस में मिलकर जो है 16 कॉलम्स बन जाएँगे। कितने कॉलम बन जाएँगे? 16 कॉलम्स बन जाएँगे। और दोस्तों 16 जो सेल्स होते हैं ना, अगर उनको आपस में मिला दिया जाए और उनके अंदर जब हम 16 बिट्स का इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्ड। ये क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। ठीक है? ये एक वर्ड बन गया, क्योंकि जैसे जिस तरह आपने पढ़ा था कि 4 बिट्स को हम निबल कहते हैं, ऐसे हमने पढ़ा 8 बिट्स को हम बाइट कहते हैं, ऐसे दोस्तों 16 बिट्स अगर हों तो उनको बेसिकली एक वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे देखें नीचे सर ने बताया भी है 4K वर्ड रैम। वर्ड मीन यानी एक ऐसी रैम जिसमें 4000 रोज़ होंगी, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे? वर्ड होंगे, मतलब 16 कॉलम्स होंगे टोटल यूजिंग। अब सर बता रहे हैं कि ये हमने 4000 रोज़ और 16 कॉलम वाली रैम कैसे बनाई है? यूजिंग 2 4K बाइट रैम चिप्स के, मतलब 2 ऐसी रैम्स जिनके 4000 रोज़ हैं और उनके अंदर 8-8 कॉलम्स हैं, उनको हमने ऐसी 2 रैम्स को आपस में मिलाकर हमने 4K वर्ड रैम जो है वो क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे ये वर्किंग कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें दोस्तों, चूँकि रोज़ यहाँ पे नहीं इंक्रीज़ हुई, ये जो आपको एड्रेस लाइन्स दिखाई दे रही है ना, ये बेसिकली आपकी एड्रेस लाइन कौन-सी हैं? रो के एड्रेस लाइन्स हैं। ठीक है? कि मतलब जब आप डाटा स्टोर राइट करोगे या डाटा रीड करोगे, तो तब आपने कौन-सी रो से डाटा पिक करना है, राइट करना है, कौन-सी रो से डाटा रीड करना है, तो उसके लिए ये जो रो सिलेक्शन के लिए हमने ये हमारे पास कितनी तकरीबन 12 जो है वो एड्रेस लाइन्स हैं, और इन 12 एड्रेस लाइन्स के साथ जो है वो हम अपनी फर्स्ट जो रैम है उसमें से भी सेम टाइम के अंदर जो रो सेलेक्ट करेंगे, और जो सेकंड रैम है उसमें भी सेम टाइम के ऊपर जो है वो रो सेलेक्ट करेंगे। अब जब दोस्तों अब यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा ना, मान लो आपने एड्रेस दिया 00000, तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमने अपनी फर्स्ट रो सेलेक्ट की है, तो उससे क्या होगा कि आप देख सकते हो ये जो आपकी एड्रेस लाइन है ना, ये बेसिकली आपकी कनेक्ट है इस फर्स्ट रैम के साथ भी, और ये देख सकते हो इस सेकंड रैम के साथ भी कनेक्ट है। तो इसका मतलब है जब आप इन एड्रेस लाइन के ऊपर जो भी एड्रेस दोगे अपनी किसी भी स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट करने के लिए, तो वो वाली सेम रो आपकी फर्स्ट रैम में भी सिलेक्ट हो जाएगी और आपकी सेकंड रैम में भी सिलेक्ट हो जाएगी। मतलब जो भी आप अब डाटा राइट करोगे ना, वो डाटा आपके इस फर्स्ट रैम की रो पे भी राइट होगा या रीड होगा, और आपकी इस सेकंड जो रैम है इसकी उसी सेम रो के ऊपर भी राइट और रीड होगा। तो मतलब एक ही सेम टाइम के ऊपर आप इन दोनों रैम के अंदर जो है टोटल 16 बिट्स जो है वो स्टोर कर सकते हो, और उन 16 बिट्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके पास 16 डाटा डाटा लाइन्स हैं। अब जो इनमें से जो D0 से लेकर D7 तक जो डाटा लाइन्स हैं, ये बेसिकली वो 8 डाटा लाइन्स हैं जो अपनी 8 जो इनपुट्स बिट्स हैं वो इस सेकंड रैम को भिजवाएंगी। ठीक है? और नेक्स्ट जो आपके पास डेडलाइन्स हैं 8 D8 से लेकर D15 तक, ये जो 8 बिट्स हैं, ये आपकी इस फर्स्ट जो रैम है 4K बाइट वाली, इसके अंदर जाके जो है राइट या रीड होंगी। अगर डाटा आप राइट कर रहे हो तो यहाँ से डाटा लाइन्स के थ्रू डाटा जो है वो राइट होगा, और अगर आप डाटा रीड कर रहे हो तो यहाँ से जो भी रो सेलेक्ट होगी इन दोनों रैम्स की, उस सेम रो में से डाटा जो है रीड होने के बाद यहाँ पे इन एड्रेस लाइन्स के ऊपर अवेलेबल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आपके पास लाइन है ये बेसिकली रीड और राइट के लिए है, कि अगर आप यहाँ पे जो है वो डाटा रीड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 1 प्रोवाइड करोगे तो आपका डाटा रीड होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपने डाटा राइट करना है तो आप यहाँ पे 0 प्रोवाइड करोगे तो आपका डाटा जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, आपका डाटा राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये आपकी चिप सेलेक्ट लाइन है, ठीक है, जिसके ऊपर आप अगर वैल्यू 0 प्रोवाइड करोगे तो आपकी दोनों जो चिप्स हैं वो क्या हो जाएंगी,
सेलेक्ट हो जाएंगी, और अगर आप यहाँ पे 1 प्रोवाइड करोगे तो आपकी दोनों चिप्स जो है वो डी सेलेक्ट हो जाएंगी। तो मतलब जब भी आपने ये दोनों चिप्स सेलेक्ट करनी होगी तो आप यहाँ पे 0 वैल्यू प्रोवाइड करोगे, तो उससे आपकी दोनों जो चिप्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर इसके ऊपर बार नहीं है, क्योंकि वैसे तो आपको पता है 0 के ऊपर भी एक्टिव, 0 के ऊपर ही एक्टिवेट होती हैं दोनों आपकी जो ये ना रैम्स, ये दोनों एक्टिवेट होंगी किसके ऊपर, 0 के ऊपर। क्लियर? तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि जब हम इस तरह से दो रैम्स को मिलाकर अपनी ईच रो के कॉलम्स को इंक्रीज करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो भी हम यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, वो एड्रेस क्या करेगा, हमारी इस फर्स्ट रैम की भी रो सेलेक्ट कर देगा और इस सेकंड रैम की भी रो को सेलेक्ट कर देगा। अब दोनों की जो भी रो सेलेक्ट हुई है उस सेम रो के ऊपर जो है यहाँ भी डाटा राइट हो जाएगा और रीड हो जाएगा, और यहाँ भी डाटा रीड और राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों मेथड, अपनी दो रैम्स को मिलाकर अपनी जो कॉलम्स हैं, उन मेमोरी की जो कॉलम्स हैं उनको इंक्रीज करना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सपेंडिंग मेमोरी लोकेशन। अब दोस्तों जब ये जो टॉपिक है ना मेमोरी लोकेशन, लोकेशन का मतलब है नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करना। ऊपर हमने जो टॉपिक पढ़ा वो क्या था कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इंक्रीज कर रहे थे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हम इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज इंक्रीज कैसे करते हैं दोस्तों, उसके लिए तरीका ये होता है कि ये आपके पास एक डायग्राम दिखाई जा रही है, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 4K बाइट रैम है और ये 4K बाइट रैम है। तो ये दोनों रैम्स आपस में मिलकर जो है वो टोटल 8K बाइट्स रैम बना देगी। मतलब ये अब इन दोनों को हम आपस में इस तरह से कनेक्ट नहीं करेंगे कि मतलब ये नहीं है कि मतलब इसके 8 कॉलम और इसके 8 कॉलम आपस में मर्ज होंगे, नहीं। अब बेसिकली क्या होगा, तो ये जो रैम है ना, ये इसके नीचे से मतलब इसके नीचे आगे अटैच होगी, कि मतलब जिससे क्या होगा कि आपके ये जो 4000 कॉलम्स हैं उनके बिल्कुल नीचे 4001 जो कॉलम है ना, मतलब 4001 वाला जो कॉलम है वो बेसिकली इसका फर्स्ट कॉलम होगा आपकी इस सेकंड रैम का। तो इसका मतलब है ये जो रैम है ये इसके बिल्कुल नीचे जो है वो क्या कर दी जाएगी, बेसिकली अटैच कर दी जाएगी। जब इसके नीचे बिल्कुल अटैच कर दी जाएगी तो क्या होगा, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो 4000 इसकी और 4000 इसकी टोटल जो रोज़ हैं वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं, मतलब 8000 रोज़ इंक्रीज़ कर दी गई हैं। अब जब दोस्तों आप रोज़ इंक्रीज़ करते हो ना, तो उस दौरान ये होता है कि आपकी दोनों रैम डेटा एक साथ राइट या रीड नहीं होता, बल्कि किसी एक रैम के अंदर डाटा जो है वो एक सेम टाइम के अंदर सिर्फ किसी एक रैम के अंदर डाटा जो है वो रीड या राइट होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स इंक्रीज़ नहीं हुए, यहाँ पे रोज़ इंक्रीज़ हुई हैं इसलिए। ठीक है? तो जो भी आप डाटा राइट करोगे वो या तो आपकी फर्स्ट रैम में राइट होगा या आपकी सेकंड रैम में राइट होगा, और जो भी आप डाटा रीड करोगे वो आपकी या तो फर्स्ट रैम से रीड होगा या आपकी सेकंड रैम से रीड होगा। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि जब आप अपनी रैम्स को, दो रैम्स को मिलाकर अपने कॉलम जो है वो इंक्रीज़ करते हो, तो उस दौरान क्या होता है कि जो भी आप डाटा राइट या रीड करते हो तो वो सेम टाइम के अंदर दोनों रैम से रीड और राइट होता है। लेकिन जब आप अपनी दो रैम्स को मिलाकर नंबर ऑफ रोज़ इंक्रीज़ करते हो, तो ऐसी सूरत में ये होता है कि आपका जो डाटा आपने रीड या राइट करना है वो किसी एक रैम से जो है वो रीड या राइट होगा, या तो फर्स्ट में से या सेकंड में से। अब ये कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपकी रो को सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 12 जो है वो एड्रेस लाइन्स हैं, और उसके बाद अपने इन दोनों रोज़ में से सॉरी इन दोनों रैम में से कौन-सी रैम आपने सेलेक्ट करनी है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो 13 वाली एड्रेस, मतलब जो चिप सेक्शन वाली लाइन थी ना, उसको हमने 13 एड्रेस लाइन का नाम दे दिया, मतलब उसको हमने एज़ ए एड्रेस लाइन यूज़ कर रहे हैं। जिससे ये हम डिसाइड करेंगे कि हमने जो रो सेलेक्ट की है वो अपनी फर्स्ट रैम से एक्सेस करनी है या सेकंड रैम से एक्सेस करनी है। मान लो दोस्तों यहाँ पे हमने वैल्यू जो दी वो हमने दी 00000, तो उससे क्या होगा कि आपकी ये जो फर्स्ट रैम है इसकी भी फर्स्ट रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है? और जो आपकी सेकंड रैम है इसकी भी फर्स्ट रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब देखिए दोनों रैम्स की फर्स्ट रो जो है वो सेलेक्ट हो गई है। लेकिन हम अब डाटा जो राइट करेंगे या रीड करेंगे वो किसी एक रो में सेलेक्ट करेंगे, तो वो कैसे होगा वो मैं आपको अभी देखना बताऊँगा। ये देखें ज़रा, मान लो आपने डाटा जो है रीड करना है, तो आप यहाँ पे क्या प्रोवाइड करोगे, 1 प्रोवाइड करोगे। आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये आपकी इस फर्स्ट रैम से भी अटैच है और आपकी इस सेकंड रैम्स के साथ भी अटैच है। अब जब यहाँ पे आप 1 प्रोवाइड करोगे तो इसका मतलब है आपने डाटा जो है वो रीड करना है। जब डाटा आपने रीड करना है तो डाटा रीड करने के लिए आप देखें फर्स्ट रैम की भी फर्स्ट रो सेलेक्ट हो गई है, सेकंड रैम की भी सेकंड रो सेलेक्ट हो गई है। तो अब इन दोनों में से किस रैम से आपने डाटा रीड करना है, तो वो आपकी ये वाली 13वीं जो एड्रेस लाइन है जो कि चिप सेलेक्ट है, जिसको हमने एज ए एड्रेस लाइन यूज़ किया हुआ है, ये बताएगी। अगर दोस्तों यहाँ पे आप देते हो वैल्यू 0, वैल्यू देते हो 0, तो क्या होगा, ये 0 जब इस नॉट गेट को मिलेगा तो ये नॉट गेट क्या कर देगा, इसको 1 बना देगा, और यहाँ पर ये 0 जो है यहाँ पे जाकर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब होगा क्या कि जब यहाँ पे 1 बनेगा तो ये वाली रैम जो है सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है? और इस रैम में से डाटा जो है वो रीड हो जाएगा, और ये जिसके ऊपर 0 आया ये वाली रैम जो है डीसेलेक्ट हो जाएगी, मतलब इसमें से डाटा रीड नहीं होगा। तो देखें एक सेम टाइम के अंदर एक ही रैम जो है सेलेक्ट हुई है सिर्फ। चाहे आपकी दोनों रैम की रोज़ देखें दोनों रैम की सेलेक्ट हो गई हैं, लेकिन वर्किंग कोई एक ही रैम करेगी एक टाइम में, क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू अगर 0 देते हो
तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट रैम काम करेगी और अगर आप वैल्यू 1 देते हो तो आपकी सेकंड रैम जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। और अगर मान लो ये 0 के ऊपर एक्टिवेट होती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपकी 1 के ऊपर वैल्यू एक्टिव मतलब रैम एक्टिवेट हो, तो यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू जो रैम है वो 0 पे एक्टिवेट होती है तो फिर क्या होगा, फिर ये वाली रैम 1 के ऊपर एक्टिवेट नहीं होगी, फिर ये वाली रैम एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो वो तो मेमोरी के अंदर जो है डिसीजन होता है कि 0 के ऊपर मतलब एक्टिव लो सिग्नल के ऊपर इसने एक्टिवेट होना है या एक्टिव हाई के ऊपर इसने एक्टिवेट होना है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसकी वजह से आ जाता है एक्सपेंडिंग डाटा यूनिट साइज एंड मेमोरी लोकेशन, मतलब आप वो कह रहे हैं कि हमने सेम टाइम के अंदर अपनी मेमोरी के कॉलम्स भी इंक्रीज करने हैं और उसकी रोज भी इंक्रीज करनी है सेम टाइम के अंदर, मतलब उसकी डाटा डाटा यूनिट साइज का मतलब है कॉलम इंक्रीज करनी है और मेमोरी लोकेशन का मतलब है उसके हमने रोज इंक्रीज करनी है। तो एक सेम टाइम के अंदर अगर आपने ऐसे काम करना हो तो दोस्तों उसका तरीका ये होता है कि ये देखें यहाँ पे उसके लिए आपको आपके पास 4 रैम होनी चाहिए। ये देखें, ये रैम नंबर ए है, रैम नंबर बी, रैम नंबर सी एंड रैम नंबर डी। जब दोस्तों आपने कॉलम इंक्रीज करने होंगे तो आप अपने इस फर्स्ट 2 रैम का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? और जब आपने रो इंक्रीज करनी होगी तो आप अपनी इन ये वाली 2 रोज़ का इस्तेमाल रैम का इस्तेमाल करोगे और ये वाली 2 रैम का इस्तेमाल करोगे। समझ लगी बात की? तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपके कॉलम सेक्शन के लिए आप अपनी इन 2 रैम का इस्तेमाल करोगे और इन 2 रैम का इस्तेमाल करोगे जब आपने कॉलम इंक्रीज़ करने होंगे। और जब आपने रो इंक्रीज़ करनी होगी तो फिर आप इन 2 रैम का इस्तेमाल करोगे और इन 2 रैम का इस्तेमाल करोगे। समझ लगी बात की? तो इस तरह आपकी जो है वो कॉलम भी एक सेम टाइम के अंदर आप कॉलम इंक्रीज़ करके भी अपना काम जो है कंप्लीट कर सकते हो और रोज़ इंक्रीज़ करके भी अपना काम जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टोटल जो है 8 रैम्स में 4 रैम्स सॉरी मिलकर आपस में क्या बना देंगी 4 और 4 8, मतलब 8 के इनकी रोज़ हो जाएंगी दोनों की, मतलब इसकी भी इसके इन दोनों रैम की मिलकर 8 8 के और इन दोनों की मिलकर 8 के हो जाएंगी। तो नीचे आप देख सकते हो ये देखो 8 के इंटू 16 रैम इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग 4 के इंटू 8 मेमोरी चिप्स, क्या मतलब अगर आपने जब इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो ये आपके पास 8000 रोज़ हो जाएंगी और जब इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो ये 8000 रोज़ हो जाएंगी। और जब इन दो रैम को मिलाओगे कॉलम वाइज तो इसके लिए टोटल 8 और 8 16 कॉलम इनके हो जाएंगे और 16 कॉलम इनके हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास एक बहुत बड़ी मेमोरी जो है वो क्रिएट हो गई है। समझ लगी बात की? चलिए नेक्स्ट दूसरा रहता है हमारे पास एड्रेस डिकोडर। ये एड्रेस डिकोडर क्या होता है? दोस्तों एड्रेस डिकोडर आप बखूबी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि जब हमारे पास एक बहुत ह्यूज मेमोरी होती है, मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इंडेक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं जिन्हें हम अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं एड्रेस लाइन्स के थ्रू अपना स्पेसिफिक रो और कॉलम सेलेक्ट करने के लिए एक यूनिक एड्रेस देती हैं और वो एड्रेस को बाद में हम जो है डिकोडर के थ्रू जो है डिकोड करते हैं, जो कि ये बताता है कि आपने कौन सी रैम से कौन सी सॉरी रो सेलेक्ट की है और कौन से कॉलम सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एड्रेस डिकोडर का मतलब इसके लिए है कि अगर मान लो आपके पास एक से ज़्यादा रैम 2 से ज़्यादा रैम्स हो जाएँ तो फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, वो देखें यहाँ पे हम ये तरीका फिर अप्लाई करते हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 3 रैम्स हैं जो कलेक्टिवली आपस में एक साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे 3 रैम्स की सूरत में हमने अपना डाटा जो है वो किस रैम पे इम्प्लीमेंट करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों उसके लिए हम यहाँ पे 2 into 4 जो है डिकोडर का इस्तेमाल करेंगे। अब 2 into 4 डिकोडर का मतलब ये है कि इसकी 2 इनपुट लाइन्स होंगी और 4 जो है वो इसकी आउटपुट लाइन्स होंगी। अब यहाँ पे दोस्तों ये 2 इनपुट लाइन का मतलब क्या है कि इसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? तो मैंने आपको ये चीज़ सिखाई हुई है कि जितनी भी इनपुट लाइन्स हों वो आप 2 की पावर ले लो। तो यहाँ पे 2 इनपुट लाइन्स हैं, तो 2 की पावर अगर मैं 2 लूँ तो जवाब आता है 4, तो मतलब यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, मतलब वो कौन-कौन से? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जब दोस्तों आप यहाँ पे वैल्यू दोगे ना अपनी इन 2 एड्रेस लाइन्स के ऊपर A12 और A13 के ऊपर 0 0, तो आपके पास ये जो फर्स्ट वाला ये जो आपके पास फर्स्ट वाली रैम है ये एक्टिवेट हो जाएगी। ये एक्टिवेट क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों ये आप देख सकते हो यहाँ पे ना डिकोडर के साथ ये नॉट गेट छोटा-सा बबल लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये जो रैम है ये 0 के ऊपर एक्टिवेट होती है। ये 0 के ऊपर एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू दोगे 0 0 अपनी इन इन 2 एड्रेस लाइन्स के ऊपर जब वैल्यू 0 0 दोगे तो आपके पास ये जो फर्स्ट रैम है ये एक्टिवेट हो जाएगी। मतलब ये काम करना शुरू कर देंगे, मतलब इसमें से डाटा रीड या राइट होगा। जब आप वैल्यू यहाँ पे दोगे ना 0 1, तो ऑटोमेटिक आपकी जो रैम नंबर 1 है ना ये एक्टिवेट हो जाएगी। और जब आप वैल्यू दोगे 1 0 तो फिर आपकी ये जो रैम नंबर 2 है ये एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है? और जब दोस्तों आप वैल्यू दोगे ना 1 1, तो आप यहाँ पे आपकी अगर चौथी रैम भी लगी होती ना तो वो आपकी एक्टिवेट हो जानी थी। तो मतलब जब आप 2 into 4 डिकोडर का इस्तेमाल करते हो ना तो आप 4 डिफरेंट रैम्स को जो है वो जो है ना यूटिलाइज़ कर सकते हो। एक सेम टाइम के अंदर 4 डिफरेंट रैम्स को जो है वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो कि आप यहाँ पे डिफरेंट जो है कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे इन 2 इनपुट लाइन्स एड्रेस लाइन्स के ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करने के बाद अपने डिफरेंट जो रैम्स हैं उनमें से किसी एक रैम को जो है वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे यही वो चीज़ दिखाई गई है, ये देखो ज़रा। अगर आप वैल्यू 0 0 प्रोवाइड करोगे तो आपके पास
चिप जो है वो जीरो वाली सेलेक्ट हो जाएगी, मतलब रैम जीरो वाली सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप कम्बिनेशन जो है जीरो और वन प्रोवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे चिप नंबर वन सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह अगर आप वैल्यू जो है वो वन जीरो प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे चिप नंबर टू सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे वैल्यू वन वन प्रोवाइड करोगे तो आपके पास अगर चिप नंबर फोर भी लगी होती, मतलब चिप नंबर थ्री जिसका नाम है, तो उसने एक्टिवेट हो जाना था। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि ये आप देख सकते हो कि ये अगर हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करते जीरो जीरो तो यहाँ पे फर्स्ट रैम 4K जिसकी 4000 रोज़ हैं वो सेलेक्ट हो जानी थी, फिर नेक्स्ट सेकंड, फिर थर्ड, और ये जो है अभी फ़िलहाल ये चौथी रैम यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मतलब एम्प्टी है, तो यहाँ पे वेकेंट लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपने आने वाले वक्त में यहाँ पे कोई नई रैम एम्बेड करनी हो, कोई नई रैम अटैच करनी हो, तो वो अभी आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक हो गया। तो इस 2x4 डिकोडर के पास ये सलाहियत है, ये एक टाइम में 4 डिफरेंट रैम्स को जो है वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करवा सकता है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने डिकोडर का इस्तेमाल नहीं करना तो आप इस तरह डिफरेंट लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करके अपनी जो डिफरेंट रैम है चार, उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करवा सकते हो। अगर दोस्तों मान लो आपके पास चार रैम्स हैं, चार क्या हैं रैम है, CS0, CS1, CS2, CS3 के नाम से, और आपने ये काम जो है वो लॉजिक गेट्स के थ्रू करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट, दो सिलेक्शन लाइंस हैं, यानी हमारे पास ये दो एड्रेस लाइंस हैं। इन एड्रेस लाइंस के थ्रू हम जो है अपने इन चारों जो चिप सेलेक्ट्स हैं इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे जीरो जीरो वैल्यू दोगे ना तो आपके पास ये जो फर्स्ट वाली जो रैम है ना ये सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे वैल्यू दोगे ना जीरो वन तो आपके पास जो सेकंड वाली ये रैम है ना ये सेलेक्ट हो जाएगी। वो कैसे बोला मैं आपको करके दिखाऊँ, यहाँ पे देखो जरा। जब यहाँ पे आप जीरो जीरो दोगे तो यहाँ पे जीरो आएगा और यहाँ पे भी जीरो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो आपको बताइए जो आर गेट है ये क्या लगा हुआ है, आर गेट लगा हुआ है। अब आर गेट की दोनों इनपुट अगर जीरो हो तो जवाब आता है जीरो। तो आपको पता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो आपके ऊपर रैम्स लगी हुई हैं वो एक्टिव लो के ऊपर एक्टिवेट हो रही हैं। मतलब एक्टिव लो का मतलब ये है कि उनके ऊपर अगर जीरो वाला वैल्यू आएगी ना, मतलब जीरो जीरो वाला सिग्नल आएगा तो फिर वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें सिग्नल आया जीरो वाला, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट रैम है ये एक्टिवेट हो गई है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे वैल्यू देते हो मान लो जीरो वन, तो यहाँ पे देखो जीरो वन देने से क्या होगा, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे वन आ गया। ठीक है। अब दोस्तों सॉरी यहाँ पे आपने वैल्यू दी जीरो वन, वो जीरो यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे जीरो यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आया तो ये जीरो आ गया। उसके बाद यहाँ से ये जो वन है यहाँ से होता हुआ ऐसे आएगा और यहाँ पे आगे नॉट गेट लगा हुआ है तो वो वन जो है जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वन क्या हो जाएगा जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया जीरो। तो अब देखें ये जो एंड गेट है ये क्या करेगा, इन दोनों इनपुट्स को उसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो जो आया जीरो, तो मतलब यहाँ पे आंसर आ गया जीरो। वो जीरो इस नॉट गेट के थ्रू वन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इस नॉट गेट के थ्रू क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। ठीक है। तो आपके पास ये जो है ना ये जो सेकंड रैम है ये एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद दोस्तों उसके बाद अगर आप वन जीरो प्रोवाइड करते हो, वन जीरो प्रोवाइड करते हो तो वो आपके पास यहाँ पे इस रैम को सेलेक्ट कर देगा, और अगर आप यहाँ पे वन वन प्रोवाइड करते हो तो ये आपके पास लास्ट वाली जो रैम है ये एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी इशू ये करके गया हूँ। यहाँ पे ये जब आनी थी ना वैल्यू जीरो वन तो मेरे ख्याल से ये वाली रैम सेलेक्ट होनी है, और जब आपने वन जीरो प्रोवाइड करना फिर आपकी ये वाली रैम जो है वो सेलेक्ट होनी है। हाँ यस। ठीक है, करके देखते हैं एक दफ़ा इसको भी दोबारा से। बाकी मैंने आपको एक दफ़ा जो बताई है बात वो सेम एट है, ये अपडेट जीरो पे होनी है। ठीक है, चलिए हम करके देखते हैं इसको। ये देखें ज़रा, जीरो जीरो वाला तो मैंने आपको बता दिया ना, जीरो जीरो के ऊपर यही अपडेट होनी है। अगर मान लो आपने वन वन प्रोवाइड किया तो क्या होगा, ये वन यहाँ से होकर ऐसे होता हुआ यहाँ पर आएगा, और ये वन यहाँ से होता हुआ ऐसे यहाँ पर आएगा। तो अब एंड गेट आपको पता है दोनों इनपुट अगर वन हो तो जवाब आता है वन। वो वन इस नॉट गेट के थ्रू जीरो बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये देखें ये वाली रैम जो है सेलेक्ट हो जाएगी। अब दूसरा हम ट्राई करते हैं, वो ये कि हमने वैल्यू यहाँ पे कम्बिनेशन दिया वन और जीरो, ऊपर वन है तो ये ऊपर वाली लाइन के थ्रू वन जो है ऐसे नीचे आएगा और नीचे आकर इस जगह पे आ जाएगा वन। ठीक है। और उसके बाद नीचे हमने जीरो प्रोवाइड किया, वो जीरो यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से होता हुआ इस नॉट गेट को मिलेगा। ये नॉट गेट उसको क्या बना देगा, नॉट गेट इसको बना देगा जनाब जीरो से वन बना देगा। जीरो जीरो आया था, हाँ जीरो से क्या बना देगा, वन बना देगा। अब हाँ ठीक है, अभी सही चल रहा है। हम वन जीरो जब प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी वन आ गया, यहाँ भी वन आ गया। ये एंड गेट वन वन को क्या कर देगा, वन बना देगा, और उस वन वन को ये नॉट गेट जो है जीरो बना देगा। तो ये वाली चिप जो है सेलेक्ट हो जाएगी। हाँ ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब आप वन जीरो प्रोवाइड करोगे तो फिर आपकी ये वाली चिप जो है वो सिलेक्ट होगी, और अगर आप यहाँ पे जीरो वन प्रोवाइड करते हो तो फिर आपकी ये वाली चिप सेलेक्ट होगी। वो कैसे बोला, ऊपर वाली लाइन पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ऊपर वाली लाइन से जीरो होता हुआ यहाँ पर आएगा और वो जीरो इस नॉट गेट के थ्रू वन मान जाएगा। तो यहाँ पे आ गया वन। उसके बाद नीचे से वन आ रहा है तो ये नीचे से वन आता हुआ यहाँ से ऐसे वन मिलेगा यहाँ पर। तो दोनों वंस हैं तो एंड गेट दोनों वंस को मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब आया वन। वो वन इस नॉट गेट के थ्रू जीरो बन गया। तो ये देखें ये वाली रैम जो है सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमने कम्बिनेशन मैंने आपको सारे प्रूफ करके दिखा दी है कि कैसे कैसे ये रैम्स को सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास मैक्सिमम 4 रैम्स हैं या 4 से कम रैम है तो फिर हम यहाँ पे 2 इंटू 4 डिकोडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो दोस्तों अगर जो रैम है वो 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो फिर आप यहाँ पे 3 इंटू 8 डिकोडर का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब 3 हमारे पास यहाँ पे एड्रेस लाइन्स हैं, ठीक है? और हमारे पास 8 यहाँ पे उसकी आउटपुट लाइन है जिसके साथ हम 8 डिफरेंट रैम्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब 8 रैम्स में से किसी एक रैम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास मैक्सिमम 4 रैम्स हैं तो फिर आप ये वाला डिकोडर इस्तेमाल करोगे 2 इंटू 4 वाला, और अगर आपके पास मैक्सिमम 8 रैम्स हैं तो फिर आप यहाँ पे 3 इंटू 8 वाला डिकोडर जो है वो इस्तेमाल करोगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एफपीजीएज। एफपीजीए दोस्तों क्या है, एक बेसिकली प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है। जिस तरह आपने पीछे डिफरेंट डिवाइसेस पढ़ी थी, याद आया प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस आपने पढ़ी थी डिफरेंट, आपने वहाँ पे एंड और आर गेट अरे के अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे डिफरेंट प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस पढ़ी, आपने गैल डिवाइसेस पढ़ी, आपने जो है वो पैल डिवाइसेस पढ़ी, तो डिफरेंट आपने मतलब डिवाइसेस पढ़ी हुई हैं, इससे पहले भी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस पढ़ी हुई हैं। तो ऐसे दोस्तों ये जो है ना एफ ये भी एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जिसको हम प्रोग्राम करते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट तरह के जो है लॉजिक ब्लॉक्स लगे होते हैं, और वो लॉजिक ब्लॉक जो है वो डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं, और उन्हीं के साथ साथ हमारे पास एक इनपुट और आउटपुट जो है वो ब्लॉक भी होता है। तो यहाँ पे आपको इसकी एक डायग्राम दिखाई गई है छोटी सी। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास लॉजिक ब्लॉक्स हैं जिनको हमने क्या करना है, प्रोग्राम करना है। और ये जो हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं ये बेसिकली हमारे पास ये देखो डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम के साथ जो है कनेक्ट हुए हुए हैं, और हमारे पास डिफरेंट रोज और डिफरेंट जो कॉलम्स हैं वो बेसिकली हमारे पास इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स के साथ कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे जो भी हम इनपुट देंगे, मतलब जो भी हम डाटा राइट करने के लिए देंगे, तो वो हमारा डाटा जो है वो इन लॉजिक ब्लॉक के अंदर जो है वो राइट किया जाएगा, और जब हम यहाँ से आउटपुट वाला सिग्नल देंगे तो वहाँ से इन लॉजिक ब्लॉक के अंदर जो भी डाटा हमने राइट किया होगा वो हमारा रीड होगा। तो ये बेसिकली उसकी पीजीएस की जो है वो डायग्राम दिखाई जा रही है, और पीजीएस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्टली बस बता दिया है कि ये बेसिकली एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस हैं। जिस तरह आपने पीछे प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस पढ़ी थी, ऐसी इन डिवाइसेस को भी हम जो है वो प्रोग्राम करते हैं। लेकिन इनमें और पीछे वाली डिवाइसेस में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो दोस्तों आपने पीछे पीएलडीज मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस पढ़ी थी, वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, इतनी आपके मतलब फ्लेक्सिबल किसे कहते हैं, मतलब अगर किसी चीज़ को जिस हालत में मोल्ड करें वो उसी हालत में तब्दील हो जाए, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब हमारे बहुत कारआमद है। और दोस्तों ये जो पीजीएस है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल डिवाइसेस हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड पीएलडीज डिवाइसेस। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम चूँकि ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा है, इसलिए हम इसका जो है वो पीएलडीज मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपने इससे पहले जो है गैल या पैल डिवाइसेस पढ़ी थी। तो यहाँ पे दोस्तों अब हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।